इसके बाद जो आपके महत्वपूर्ण शासक हैं दिल्ली सल्तनत के, वह हैं अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी अर्थात अली गुरसाब। अलाउद्दीन खलजी अर्थात अली गुरसाब। अली गुरसाब का नाम आप लोग सुने हैं? बोलिए, सुन रखे हैं? नेहा परवीन जी। हाँ, और कोई? और किसी को पता था अली गुरसाब? यस सर, ओके नीतीश जी। और किसी को? ठीक है, मैं डायरेक्टली अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम केवल अलाउद्दीन खिलजी ले सकता था, इसलिए मैंने उसका नाम अली गुरसाब भी लिया, ताकि आप लोगों को इसी बहाने वो रिवाइज हो जाए और जिनको नहीं पता है उसे भी पता हो जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का एक और नाम अली गुरसाब भी था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो अनपढ़ था। ठीक है, एक भी अक्षर पढ़ा लिखा नहीं था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक भी अक्षर पढ़ा लिखा नहीं था। जब भी यह कोई पत्र आता था या फरमान या आदेश, किसी जो भी पत्राचार होता था और इसके पास जब आता था अलाउद्दीन खिलजी के पास, तो यह क्या करता था, एक ही पत्र को दो लोगों से पढ़वाता था। ठीक है, अब आप पूछिएगा कि ये दो लोगों से क्यों पढ़वाता था? तो इसके पीछे कारण था, दो लोगों से पढ़वाता था, इसके पीछे कारण क्या था कि जैसे एक लोग पढ़े, अब अलाउद्दीन खिलजी तो पढ़ा लिखा नहीं है, अब एक लोग पढ़े और गलती से या उन्होंने जानबूझ करके उसमें कुछ बदल दिया या छिपा दिया, उसको सही से नहीं पढ़ा और फिर दूसरे से पढ़वाता था। अगर दोनों में अंतर मिल गया तो फिर सजा दी जाती थी इन लोगों को जो पढ़ते थे। ठीक है, आप सोचिए कितना ये होशियार था इस प्रकार से कि अनपढ़ था लेकिन कैसे होशियार था, जो दो लोगों से पढ़वा करके और दोनों में देखता था कि क्या अंतर है। अगर अंतर मिल जाता पढ़ने में तो उनकी अच्छे से फिर ये खबर लेता अलाउद्दीन खिलजी आपका। तो इसके समय में जो अमीर खुसरो ने रचना लिखी, ठीक है, ऐतिहासिक मसनवी, वह है आपके खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह। ठीक, खजाइन उल फतूह अर्थात तारीख ए अलाई। खजाइन उल फतूह अर्थात तारीख ए अलाई। खजाइन उल फतूह अर्थात तारीख ए अलाई। ठीक है, इसका भी मतलब होता है विजयों का कोष। ठीक है, विजयों का कोष या विजयों की गाथा। तो इसमें जो मेन सवाल आता है वो अलाउद्दीन खिलजी का ये आता है कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय, जो अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय है उसका वर्णन, जो अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय है उसका वर्णन अमीर खुसरो की किस किताब में है? तो अमीर खुसरो की जो तीसरी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मसनवी है वह खजाइन उल फतूह है और इसी में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय के बारे में बात की गई है। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय के बारे में बात की गई। इसी रचना को जो इतिहासकार, इलाहाबाद के इतिहासकार हैं ईश्वरी प्रसाद, वह बताते हैं कि यह दक्षिण का इतिहास है। ठीक है, वो इसको दक्षिण का इतिहास एक प्रकार से कहते हैं। इसमें भी क्या होता है कि 6 पार्ट हैं। इस रचना में भी जो अलाउद्दीन खिलजी की खजाइन उल फतूह है, इसमें 6 पार्ट हैं और पहले पार्ट जो है इसमें वो भूमिका के बारे में है। भूमिका लिखते हैं अलाउद्दीन अमीर खुसरो,
भूमिका के विषय में लिखते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसमें शासकीय सुधार एवं सार्वजनिक जो निर्माण है, ठीक है, शासकीय सुधार एवं सामाजिक निर्माण के कार्यों के बारे में है। जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, जो तीसरा पार्ट है वो मंगोलों के जो अभियान है, ठीक है, उनके जो मंगोलों के आक्रमण है उनके विषय में बात किया है। जो चौथा पार्ट है वो उत्तरी भारत के जो अभियान है उनके विषय में बात हुई है। जो पांचवा पार्ट है उसमें जो वारंगल अभियान होता है इसका अलाउद्दीन खिलजी के, उसके विषय में बात है। जो छठा पार्ट है वह माबर का एक अभियान होता है उसके विषय में बात है। और इसी रचना में, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी के सामाजिक कल्याण की बात है और जो बाजार नियंत्रण नीति के विषय में बात है उस संदर्भ में बात की गई है, ठीक है। एक सवाल और महत्वपूर्ण आता है कि किस इतिहासकार ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी, किस इतिहासकार ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण नीति लागू की वह जनता की भलाई के लिए थी, ठीक है, जनता की भलाई के लिए थी और जनता के कल्याण के लिए थी। तो उसमें जो नाम आता है वह अमीर खुसरो का आता है, अमीर खुसरो का। इसके बाद एक रचना और है अमीर खुर्द की, अमीर खुर्द की एक रचना और है खैरुल मजालिस। अमीर खुसरो की अमीर खुर्द की एक रचना है खैरुल मजालिस, लिख लीजिए इसको आप लोग। अमीर खुर्द की एक रचना है खैरुल मजालिस, ठीक है। इसमें भी बताया गया है कि जनता के कल्याण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट पॉलिसी लागू की अर्थात बाजार नियंत्रण नीति। इन दोनों को बातों को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा नेट की दृष्टि से ये एग्जाम में आया है, ठीक। तो ज्यादातर अमीर खुसरो का ऑप्शन होता है तो अमीर खुसरो को लगाइएगा। अगर अमीर खुर्द है, ये भी दोनों है तो दोनों लगाइएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए जो खैरुल मजालिस है वह जो आपके चिश्ती संत हैं नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, उनके विषय में बात की गई है, ठीक है। मूर्तियां जो वो मतलब समर्पित रचना है खैरुल मजालिस वह नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को समर्पित है, ठीक। तो ये और एक महत्वपूर्ण बात है इस रचना की, जो खजाइनुल फतूह की जो एक और महत्वपूर्ण बात है, यह पूछा जाता है कि यह किस शैली में लिखी गई है, ठीक है। अमीर खुसरो की जो ज्यादातर रचनाएं हैं वो पद्य शैली में है, लेकिन खजाइनुल फतूह अर्थात तारीख ए अलाई एकमात्र रचना है जो गद्य शैली में है। अमीर खुसरो की एकमात्र रचना खजाइनुल फतूह है जो गद्य शैली में है, गद्य शैली में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, ये इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि सारी रचनाएं पद्य शैली में हैं और यह रचना गद्य शैली में है खजाइनुल फतूह। गद्य और पद्य समझते हैं आप लोग? यस सर। क्लियर समझ रहे हैं? ठीक है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो गद्य का मतलब होता है कि जैसे कि आप कोई निबंध पढ़ते हैं तो गद्य शैली में होता है, ठीक है। उपन्यास पढ़ते हैं तो गद्य शैली में होता है, लेकिन जब कोई कविता पढ़ते हैं तो वह पद्य शैली में होता है, मतलब वह छंदों में होता है, ठीक। ओके, तो ये सारी इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो रचना लिखी गई है खजाइनुल फतूह, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, ठीक। इसी समय एक और महत्वपूर्ण रचना अमीर खुसरो करते हैं, हालांकि वो इससे पहले लिखते हैं उस रचना को। अमीर खुसरो को आशिकी, आशिकी इस नाम को तो आप लोग काफी ज्यादा सुने होंगे, सुने हैं? सुने हैं आप लोग आशिकी? नहीं सुने? शर्माइए नहीं, ठीक है। तो हर कोई सुना होगा जहां तक के, ठीक है। नहीं सुने तो अब याद कर लीजिए, हाँ पिक्चर भी है शायद एक दो।
तो उससे इस तरीके से क्वेश्चंस को भी जोड़ सकते हैं। अगर नहीं याद आता है आपको तो उस मूवी को जब भी देखिए तो कहिए कि ये अमीर खुसरो का है, ठीक है। वो भी प्रेम कथा पर आधारित मूवी होगी और ये भी एक प्रेम कथा है। तो जो आशिकी है वह भी एक प्रेम कथा है। अर्थात इसमें क्या है कि जो देवल रानी है और जो खिज्र खां, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है खिज्र खां, ठीक है, उसी और उसकी जो प्रेमिका है देवल रानी, उसी की प्रेम कथा का वर्णन आशिकी में किया गया है। आशिका या आशिकी, ठीक। और इस रचना को यह भी सवाल आया है कि यह रचना भी किसके काल में लिखी गई है। तो जब काल की बात आए किसके काल में लिखी गई है तब होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। अगर पूछे यह रचना किसके कहने पर लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा, यह रचना, यह भी सवाल आया है कि यह रचना किसके कहने पर लिखी गई है। तो यह रचना जो खिज्र खां है उसके कहने पर अमीर खुसरो ने लिखा था, ठीक। तो उसके कहने पर अमीर खुसरो ने लिखा था। हालांकि यह पूर्ण नहीं कर पाया था पूरी तरीके से जहां तक कि उसको लिखना था, लेकिन फिर भी इसने जितना संभव हो पाया उसकी प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया है आशिकी में। तो ये हो गई दो मतलब अलाउद्दीन खिलजी के काल में दो महत्वपूर्ण रचनाएं। हाँ अमरजीत, कोई दिक्कत आपको? आप सुन रहे हैं मुझे? कृपया कैमरा ऑफ कर लीजिए। तो ये बात हो गई अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसके बाद जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मसनवी अमीर खुसरो ने लिखी वह है नूह सिपेहार। वह है नूह सिपेहार, ठीक। नूह सिपेहार को कहा जाता है कि नौ आकाश अर्थात नौ आकाशीय समूह, ठीक है। आकाशीय इसको एक प्रकार से अध्याय से जोड़ करके देखा है। और क्या काम किया है अमीर खुसरो ने कि इस रचना को जो नूह सिपेहार है उसको अध्यायों में लिखा है, ठीक है, 9 अध्यायों में। तो उसी से जोड़ते हैं। और यह रचना, ठीक है, इसका सन लिख लीजिएगा आप लोग, जो नूह सिपेहार है 1318-19। अमरजीत जी आप कैमरा अपना बंद कर लीजिए। अमरजीत जी आप कैमरा अपना बंद कर लीजिए। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, जो नूह सिपेहार है वह 1318-19 में लिखी गई है। और उस समय जो शासक था कौन था बताइए आप लोग? अलाउद्दीन खिलजी सर। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1810। हाँ नीतीश जी, गुड। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? मुबारक शाह सर। ओके, और मुबारक सर। हाँ सत्यम जी, सही, सत्यवान जी। और कोई? 16 से 20 तक पर मुबारक शाह सर। 1620 नहीं, हाँ कुछ चेंज हो रहा है इसमें। तो जो मुबारक शाह खिलजी है, ठीक है, उसके समय में अमीर खुसरो ने कोई सेटिंग में कुछ कर रहा है मोबाइल पे, कृपया उसको चेंज करिए, ठीक है। हाँ ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो जो मुबारक शाह खिलजी है उसके समय में अमीर खुसरो ने जिस सबसे महत्वपूर्ण रचना लिखी है वह है नूह सिपेहार।
ठीक है, अमीर खुसरो की देखिए 3 रचनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो किरान उस सादेन, एक है खजाइन उल फतू, और तीसरी है नूह सिपेहार। तो नूह सिपेहार को सबसे महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। तो इसकी जो शुरुआत है जो नूह सिपेहार की, वह अमीर खुसरो पैगंबर मोहम्मद साहब की स्तुति से करते हैं। ठीक है, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया की स्तुति करते हैं। फिर आपके जो मुबारक शाह खलजी हैं उनके राज्यारोहण आदि के विषय में बात करते हैं। ठीक, इसका जो तीसरा अध्याय है जो न्यू सिपेहार है, इसका जो तीसरा अध्याय है उसी में अमीर खुसरो ने यहाँ की जलवायु, पशु पक्षी, जीव जंतु, यहाँ के वातावरण आदि के विषय में विस्तार से लिखा है। ठीक, उसी पार्ट में जो तीसरा अध्याय है उसी में यहाँ के बहुत ज्यादा प्रशंसा किया है, जलवायु, जीव जंतु आदि के विषय में बात किया है। अमीर खुसरो एक कहते हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, हिंदुस्तान की जलवायु खुरासान से कहीं अच्छी है। इसको आप लोग लिखिएगा, हिंदुस्तान की जलवायु खुरासान से कहीं अच्छी है। यहाँ के अंगूर तथा अमरूद की उपमा नहीं दी जा सकती। यहाँ के अंगूर तथा अमरूद की उपमा नहीं दी जा सकती। यहाँ के पान विश्व में दुर्लभ है। यहाँ के पान विश्व में दुर्लभ हैं। आम, केला, इलायची, कपूर, लौंग आदि यहाँ पर अधिकता में पाए जाते हैं। ठीक, फिर जो इसका जो 9वां अध्याय है उसमें अमीर खुसरो अपनी जो उनकी कविताएं हैं उनके विषय में थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक, जैसे इनकी जो क्या कह सकते हैं कि पहेलियां हैं, ठीक है, शायरी हैं, उन चीजों के विषय में भी उन्होंने इसी में बात किया है जो अध्याय 9 है। ठीक, इसी पार्ट में वो बताते हैं कि हिंदुस्तान शिक्षा का बहुत बड़ा गढ़ है, विद्या की नगरी है, और यहाँ पर विश्व के लोग अध्ययन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये बात तो कहते हैं, इसी आधार पे बताते हैं कि यह एक शिक्षा का प्रमुख गढ़ है हिंदुस्तान। और यह बताते हैं कि जो संगीत है वह भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, और उसी संदर्भ में इनको कहा जाता है कि ये सितार जो एक संगीत है, सितार है, उसके आविष्कारक के रूप में इनको जाना जाता है अमीर खुसरो को। ठीक, अमीर खुसरो को संगीत के सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। हालांकि जो आपके एक इतिहासकार हरिश्चंद्र वर्मा है, ठीक है, वह इस बात पर खेद प्रकट करते हैं सितार के आविष्कार पर, और वह जो खुसरो की वो मुगल काल में बात करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जो सितार का आविष्कार है वो मुगल काल में, जब आप सेकंड पार्ट पढ़ोगे हरिश्चंद्र वर्मा का साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जो बात करते हैं तो वहां पर आपको ये बात मिलेगी। ठीक, और कोई इतिहासकार इस संदर्भ में बात नहीं करता। तो इन्हें सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है अमीर खुसरो को। और यह कहते हैं कि जो शतरंज का जन्मदाता है वह हिंदुस्तान है, अर्थात भारत है। ठीक है, वो कहते हैं कि शतरंज जो है यहीं से विश्व में फैला। तो इस बात को भी अमीर खुसरो कहते हैं। अमीर खुसरो इसके बाद जो महत्वपूर्ण एक रचना लिखते हैं वह है तुगलकनामा। ठीक, तुगलकनामा, इस रचना में गयासुद्दीन तुगलक की विजयों के बारे में बात किया है। गयासुद्दीन तुगलक अर्थात गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक, जब मुबारक शाह के बाद एक शासक बनता है खुसरो शाह,
तो उस पर जो विजय करता है इस्लाम के नाम पर, उसकी विजय के बारे में वर्णन करते हैं और भी छोटी छोटी विजयों के विषय में बात किए हैं। और ये जब अमीर खुसरो जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर होता है तो वहां पर भी ये उनके साथ होते हैं। तो जो तुगलकनामा है वह मुख्य रूप से गयासुद्दीन तुगलक को समर्पित है, ठीक। और यह तुगलकनामा इनकी अंतिम मसनवी है, अर्थात इनकी अंतिम रचना है अमीर खुसरो की तुगलकनामा। तो ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं जिनको आप लोग याद रखिए, ठीक है। हमेशा एग्जाम्स में इनको मिलाने के लिए आ जाएगा या पूछा जाएगा, चारों हैं इनकी, मतलब ये सभी रचनाएं इनकी हैं, इस प्रकार के सवाल आएंगे इनके अमीर खुसरो से रिलेटेड रचनाओं से, या दूसरे जो इतिहासकार हैं उनके साथ इनकी रचनाओं को मिलाने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं अमीर खुसरो के विषय में। अमीर खुसरो का अध्ययन हमने अभी जो देखा वह एक इतिहासकार के रूप में देखा, ठीक है। अमीर खुसरो का अध्ययन एक कवि के रूप में भी किया जाता है, एक कवि के रूप में किया जाता है, और अमीर खुसरो का अध्ययन एक संगीतकार के रूप में भी किया जाता है, ठीक। नूह सिपेहार की एक महत्वपूर्ण बात छूट गई, जो तत्कालीन समय की भाषाएं थी जिसमें लाहौरी, आपकी माबरी, बंगाली, अवधी, ठीक है, ये जो क्षेत्रीय बोली जिनको आप बोलते हैं उनको अमीर खुसरो नूह सिपेहार में उनके विषय में वर्णन करता है और कहता है कि ये भाषाएं उस समय प्रचलित थी, ठीक है। तो कहता है कि ये भाषाएं तत्कालीन समय में प्रचलित थी। अमीर खुसरो नूह सिपेहार में एक बात कहता है। अमीर खुसरो एक और महत्वपूर्ण बात बताता है कि राजकीय मुकुट, ये कोटेशन लिखिएगा आप लोग, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में भी यह कहता है, अलाउद्दीन खिलजी को कुछ ये कहता है कि